दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐसा पासा फेंका है कि उस पासे में बीजेपी बिल्कुल फंस चुकी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली वालों को गुड न्यूज दे रहे हैं, ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी मौन है। बीजेपी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इस चुप्पी और मौन के पीछे आखिर क्या वजह है? लगातार अरविंद केजरीवाल डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वालों को खुश करने वाले योजनाएं गिना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी तो पलटवार कर रही है, लेकिन उस आक्रामक मोड में नहीं है जिस तरीके के लिए बीजेपी जानी जाती है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, आखिर बीजेपी मौन क्यों है? लगातार अरविंद केजरीवाल आक्रामक मोड में है, चुनावी मोड में है, लेकिन बीजेपी उस तरीके से पलटवार नहीं कर रही है जिसके लिए वो जानी जाती है। ये सवाल तो सचदेवा साहब से पूछना चाहिए, आपने मेरे से पूछ रहे हैं कि मौन क्यों है। जी देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में आपकी रणनीति जो होती है, आप जो नैरेटिव सेट करते हैं, आप मैदान में जब उतरते हैं तो जनता के बीच एक संदेश जाता है कि हाँ, आप युद्ध के मैदान में तलवार लेकर उतर चुके हैं। ठंड में कंबल लेके घर में बैठेंगे तो चुनाव थोड़ी जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है इस टाइम में। भारतीय जनता पार्टी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन सचदेवा जी बैठे हुए कंबल में ठंडी के अंदर में। ऐसे चुनाव थोड़ी जीता जाएगा। सचदेवा जी को भी मैदान में उतरना चाहिए। अब ये सवाल सचदेवा जी को होना चाहिए। थोड़ा सा उनको लग सकता है, भारतीय जनता पार्टी वालों को अटपटा लग सकता है कि भैया ये कैसा है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है, आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाल रखा है, छोड़ दीजिए भाई साहब, कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कहीं नजर नहीं आ रही चुनावी मैदान में। आप एक योजना ला लेता है कोई दल, उसका काउंटर करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। नहीं जी, महिला सम्मान योजना वो नहीं दे पाएंगे। अरे भैया, आप भी लाए ना महिला सम्मान योजना, आपने भी दूसरे राज्यों में लाए ना। अब इसका नैरेटिव क्या बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि महिलाओं को दिल्ली के पैसे मिले। केजरीवाल जी यही बना रहे हैं। तो आपको जो नैरेटिव सामने से आ रहा है उसका काउंटर आपके पास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ऐसे फंसी हुई लग रही है जैसे कि रात में बाल नोचते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत यह कर दी है अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त कि वो रात में बाल नोचते होंगे अपने। एक नैरेटिव फेंकते हैं अरविंद केजरीवाल, उसका काट खोजने में भारतीय जनता पार्टी 2-4 दिन लगाती है, अगले 3-4 दिन में नया नैरेटिव फेंक देते हैं। महिला सम्मान योजना लाई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विज्ञापन निकाला गया, मतलब आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों पर, एलजी साहब ने वो निकलवाया, विज्ञापन निकलवाया। फिर कहा गया कि नहीं जी, इसकी जांच होगी योजना की। किस चीज की जांच भैया? महिलाओं को पैसे देंगे, इसमें क्या जांच करनी है? लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सर सवाल पूछ रही है कि आप 10 साल से सरकार में थे, 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी की यहां पर सरकार है, तो उससे पहले क्यों नहीं महिलाओं को आपने सम्मान दिया? उससे पहले क्यों नहीं पुजारियों, ग्रंथियों के लिए आपने सम्मान राशि का ऐलान किया? सवाल एकदम जायज है उनका, सवाल एकदम जायज है। लेकिन एक सवाल अरविंद केजरीवाल ने भी पूछा है आज। उन्होंने पूछा कि 30 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं दिया पुजारियों को? बोले कि 20 राज्यों में आपकी सरकार है ना जी, करिए आज ऐलान। मैंने कर दिया है, हिम्मत है तो आप करिए ऐलान 20 राज्यों में। और करना चाहिए भाई साहब, सनातन के लिए अगर कोई आगे आ रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अगर पुजारियों को 18,000 रुपए देना चाहते हैं, स्वागत योग्य कदम है, हम तो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल को उनकी नानी याद आ रही थी, तो अब सनातन की तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का जो तरीका अपनाया केजरीवाल ने, इसका क्या मकसद हो सकता है? मैं यही कह रहा हूं कि केजरीवाल ने जो पुराने पाप किए, जिसको आप पाप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले पाप कहते हैं, उसका प्रायश्चित तो कर चुके हैं। पूरे परिवार के साथ वो राम दरबार गए, हनुमान जी के मंदिर में कई बार गए, आज भी वो हनुमान जी के मंदिर में वो योजना की शुरुआत करने वाले। तो उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। उनको समझ में आ गया कि राम की शरण में जाए बिना कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जैसे आप देखिए मानने को तैयार नहीं है, वो अभी भी सनातन विरोधी और उस तरह कदम लेती। लेकिन अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि भारत में की राजनीति में अगर आपको सफल होना है तो आपको राम की शरण में जाना पड़ेगा, आपको सनातन की शरण में जाना पड़ेगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को ऐसा माना जाता है कि हिंदुत्व के लिए काम करती है, हिंदुत्व का उनका विचारधारा है। मैं यही कह रहा हूं, नीतीश, बीजेपी वाले बाल क्यों नोच रहे होंगे? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है, वो हिंदुत्व जी। और उस पिच पर जाकर कोई विपक्षी नेता खेलने लगे तो आपके पास कुछ विकल्प नहीं बचता है। इस योजना का कैसे विरोध करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी क्या विरोध करेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर अब यह जवाब दे रही है कि भैया आपने इससे पहले क्यों नहीं किया?
भाई यही सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने महाराष्ट्र में महिला सम्मान योजना लाई, लेकिन आप सत्ता में कब से हैं महाराष्ट्र में? पहले उद्धव ठाकरे के साथ रहे, फिर आप शिंदे के साथ अपने सरकार बनाई। आपसे भी तो यह सवाल हो सकता है कि आपने क्यों चुनाव के वक्त महिला सम्मान? नहीं, बीजेपी वाले अब तो कह रहे हैं कि मस्जिद के मौलाना भैया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तो 18 महीने से शायद सैलरी नहीं मिली है। ये तो खुश करने वाली बात है। जो सनातनी वोटर है वो तो खुश हो जाएगा इससे, कहेगा कि देखिए भाई, केजरीवाल को जो मौलाना आप कहते थे, केजरीवाल ने बंद कर दिए पैसे, मौलानाओं को पैसे देने बंद कर दिए। तो ये तो हिंदुओं के बीच एक मैसेज दे रहे हो कि भैया हम तो सनातन के साथ है जी, उधर तनख्वाह बंद इधर चालू। ये नैरेटिव आ सकता है ना, किसको दिया किसको नहीं दिया, देंगे नहीं देंगे, ये बात की बात है नीतीश। राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है कि आप नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं। महिलाओं के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए जी। जब से योजना शुरू हुई है 25 लाख से ज्यादा महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। ग्राउंड पर हमारी टीम है, ग्राउंड पर हमारी टीम जाती है, महिलाएं कह रही है भाई है हमारा। माहौल बदल दिया इस योजना ने। भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पा रही है, उसका विरोध किए जा रहा है। बीजेपी वाले कहीं तूफान से आने वाले से पहले शांति का माहौल तो नहीं है बीजेपी में इस वक्त? नहीं, ये सन्नाट देखिए दो होता है। अब वो अवध ओझा जी उधर आम आदमी पार्टी में चले गए। अवध ओझा की स्टाइल में आप अगर कहेंगे तो तूफान के पहले का सन्नाटा दो तरह का होता है। एक सन्नाटा होता है कि आप मतलब मौन तरीके से देख रहे हैं, आप अपनी हार होते हुए कि अब क्या करें हम, और एक होता है कि कुछ रणनीति आप बना रहे हैं। मैं एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सीनियर, मतलब जो मैंने जितने चुनाव अपने देखे हैं उसमें मैं जो समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मनन चिंतन क्या करे, इसका नैरेटिव काट क्या करे। आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, आप केंद्र में सरकार में हैं, आप ऐलान कर। तो क्या इस चुनाव में बीजेपी बैकफुट में है, ऐसा माना जाए? अभी तक तो मुझे यही लग रहा है। मैं पत्रकार के नाते जो देख पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरी तरह, सबसे बड़ी वजह इसकी है अगर नीतीश कोई, तो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है दिल्ली में। आप अब तक चेहरा, आप पहले का चुनाव देखिए, किरण बेदी नाम की एक महिला को आपने लाया, उसको आपने खड़ा किया, हार गए चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग बहुत किए। नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन सब नेता है। एक नेता कोई नहीं है जिसको कि खड़ा किया जा सके। अरविंद केजरीवाल के सामने उसको खड़ा कीजिए कि ये हमारा दिल्ली में चेहरा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है सर कि राजस्थान में बीजेपी तो बिना चेहरा के उतरी, मध्य प्रदेश में बीजेपी बिना चेहरा के उतरी, वहां भी तो बीजेपी का प्रचंड जीत हासिल हुआ ना। आपकी लड़ाई किससे है नीतीश, ये देखना पड़ेगा आपको। आपकी लड़ाई राजस्थान में कांग्रेस से है, और कांग्रेस की जो राजनीति है उसका नैरेटिव, उसका काट भारतीय जनता पार्टी के पास है। दो ही नेता है जो भारतीय जनता पार्टी जिससे पार नहीं पा रही है, पार नहीं पा रही है। एक है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और दूसरे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। इनसे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई नैरेटिव, क्योंकि इनकी राजनीति जो है वो ऐसी राजनीति है कि हिंदुत्व वाली भी राजनीति ये करते हैं और सब धर्मों को समवेत लेके चलने वाली भी राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी की आप राजनीति लेंगे, अरविंद केजरीवाल की राजनीति, और केजरीवाल जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे क्रॉस किया जाए। आप सनातन के विरोध वाले मुद्दे पर देखिए, सब कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन केजरीवाल की ओर से बयान आ जाता है कि नहीं भैया इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। तो इनको पता है कि इस देश में इस वक्त राजनीति क्या कर रही है। लेकिन जनता ये भी सवाल पूछ रही है सर कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गलबहियां कर रही थी, सड़क सड़क पर एक दूसरे से हाथ मिला कर प्रचार प्रसार कर रहे थे, और इस तरह की खटास अब तो आरोप लगा रहे कि बीजेपी और कांग्रेस सीक्रेट गठबंधन कर ली है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। बी टीम है। अब देखिए यही राजनीति का असल चरित्र है। और जिस इंडिया गठबंधन का नाम लिया जा रहा था, उस इंडी गठबंधन में संजय राउत ये बयान भी आया कि भैया थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को संभल के रहना चाहिए, इससे तो पूरे इंडिया का चेहरा खराब हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट किया कि ये भैया आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट हुआ, माफ करिएगा, कि ये जो है ये एक ही है, दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। आगे अमित शाह का चेहरा, इधर संदीप दीक्षित है और इधर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो है। तो ये एक ही टीम है जी, यहां पर दिल्ली में एक होकर लड़ रहा है। तो आप इस तरह का अब इंडिया गठबंधन का चेहरा आ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं, जैसे आपने कहा कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अगर नुकसान हुआ तो वो समझ गए कि इसकी बड़ी वजह जो है कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जैसे ही आप कांग्रेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप
का जो भी कांग्रेस का नैरेटिव होगा वो सारा आप पर आकर ठीक रहा, सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कांग्रेस के सहयोगी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से इस चुनाव में कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया और कांग्रेस पर भी वो उसी मोड में अटैक कर रहे हैं जिस मोड में बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि हम बिल्कुल कांग्रेस के वैचारिक साथी नहीं है, न वैचारिक साथी है, न गठबंधन के साथी है। सर, हरियाणा में आरएसएस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा में बीजेपी के लिए आरएसएस ने जमकर प्रचार किया, महाराष्ट्र में भी आरएसएस ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में आरएसएस जो है एक्टिव हो गई है और आरएसएस का जो रणनीति होता है शुरू से आप काफी वाकिफ हैं और आरएसएस जिस तरीके से प्लान बनाती है उसमें जितने भी दूर विरोधी हो क्यों ना हो सब चित पड़ जाते हैं। इस बार आरएसएस एक्टिव हो गई सर दिल्ली में। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आरएसएस का अपना संगठन है, संगठनात्मक ढांचा है उसका और घर घर जाकर आरएसएस क्या करती है ये समझना पड़ेगा नीतीश अपने को। आरएसएस जाके लोगों के बीच में अवेयरनेस करती है, लोगों को समझाती है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्यों भाई आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्यों आप कांग्रेस को वोट नहीं करें या क्यों आप दूसरे दल को वोट नहीं करें। वोट तो आपको ही करना है, आपको समझाया जाएगा। लेकिन जिस तरह का मार्केट में एक नैरेटिव आ रहा है, चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, चुनाव जीतने के बाद पुजारियों को 18,000 रुपए मिलेंगे, चुनाव जीतने के बाद बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना आएगी, फ्री में इलाज मिलेगा, तो आदमी समझाने पर जाएगा या उस पर जाएगा। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं कि हमारे सामने पुराने रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड्स को हमें देखना पड़ेगा। झारखंड का चुनाव, झारखंड की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई सरकार दोबारा सत्ता में वापस आई। क्यों? क्योंकि वहां पर हेमंत सोरेन ने मैया योजना लागू की और उसमें मैया योजना का बड़ा फैक्टर रहा, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर खुलकर वोट जेएमएम को किया। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों का मुद्दा बहुत उठाया, अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा बहुत उठाया, नहीं चल पाया। वहां पर भी संघ ने काम किया, लेकिन बीजेपी संघ का वहां पे मैं आपको बताता हूं, संघ का वहां पे वनवासी जो संगठन है, वनवासी एक परिषद है उनका, बहुत एक्टिव है वहां पे, लेकिन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। संघ अपना ग्राउंड पर काम करता है, उसको कितना आप अडॉप्ट करते हैं, परिस्थितियां क्या बनती है। यहां पर चेहरा भी नहीं है, आपको चेहरा देखकर जनता आपको वोट करती है। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा, महाराष्ट्र के चुनाव की अगर आप बात करें तो वहां देवेंद्र फडणवीस का चेहरा था, वहां एकनाथ शिंदे का चेहरा था, वहां पर दो बड़े चेहरे थे और फडणवीस का जाहिर तौर पर बड़ा चेहरा, तो इसलिए वहां पर काम कर गए। दूसरा, उन्होंने जो काम केजरीवाल अब कर रहे हैं यही काम महाराष्ट्र में हुआ था, सेम पैटर्न पर। भारतीय जनता पार्टी की नीति जो सरकार है, लगातार उन्होंने 1-1.5 महीने इतनी योजनाएं लॉन्च की, वहां विपक्ष पागल हो गया। कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति थी धरी की धरी रह गई। कांग्रेस पार्टी वहां जीत के लिए बहुत आश्वस्त थी, इंडिया गठबंधन शिवसेना वहां जीत को लेकर बहुत आश्वस्त था। लेकिन जो एकनाथ शिंदे ने क्या, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना, महिलाओं के लिए योजना लाना और बहुत सारी तमाम सारी योजनाएं उन्होंने लाई, इतनी योजनाओं का ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी उन योजनाओं के बोझ के तले दब गई। वो सिर्फ ये कहते रही कि इतना पैसा कहां से लाएंगे, ये तो राज्य के बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आपने कर दिया, जनता के मन में मैसेज चला गया कि यार इतनी योजनाएं, पैसे डाल दिए खाते में आपने, 3-4 महीने का एरियर डाल के पैसे भी डाल दिए आपने, तो महिलाओं के बीच संदेश गया कि नहीं ये सरकार हमारे साथ है। तो उसका नतीजा बंपर सीट। मेरे मन में सवाल है सेम मध्य प्रदेश, मैं थोड़ा सा इसका आपको बता दूं, सेम मध्य प्रदेश में भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी वापस आ जाएगी, लेकिन मामा शिवराज ने एक योजना लागू की, बिल्कुल जल्दी से उसका इंप्लीमेंटेशन किया, पैसे महिलाओं के खाते में डाल दिए। और केजरीवाल की भी वही रणनीति है। सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप देखिए, क्योंकि सरकार कैबिनेट नोट तो निकल ही चुका है, कैबिनेट नोट निकलने के बाद एक किस्त भी अगर महिलाओं के खाते में डाल दी, आप देखिए काम हो जाएगा। एक किस्त महिलाओं के खाते में चली गई, उससे नैरेटिव बन जाएगा कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आ गए, अगली बार इनको अगर हम लेके आए तो 2100 रुपए आएंगे। और यही मैसेज सेम पुजारियों के बीच जाएगा कि यार 18,000 मेरे भी खाते में आएंगे। और पुजारियों का परिवार है, पुजारियों के आसपास मंदिर में जाने वाले लोग हैं, वो कहेंगे जी केजरीवाल महाराज तो बहुत बढ़िया है। ये क्या है स्ट्रेटेजी, आप समझिए। पुजारी जो है वो केंद्र है, मंदिर वो केंद्र है जहां सनातनी हिंदू रोज सुबह शाम पूजा करने जाते हैं, भगवान जी को नमस्कार करने जाते हैं। अब उस पुजारी ने भगवान जी के साथ मंत्र के साथ साथ एक केजरीवाल मंत्र पढ़ दिया तो क्या होगा दिल्ली। लेकिन उस पुजारी के मन में ये भी सवाल होगा कि मौलाना साहब 18 महीने से सैलरी मांग रहे हैं, अब तो रोड पर आना पड़ रहा उनको बेचारे सैलरी ना मिल पा रहा है, तो हमको क्या मिलेगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो नहीं मिल रहा है ना अभी। मैं एक
कॉमन मानसिकता की बात कर रहा हूं, किसको नहीं मिल रहा है इस पर बात नहीं होगी, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर बात होगी। अगर केजरीवाल हार गए तो भी नहीं मिलेगा, और एक चांस है कि केजरीवाल जीत गए तो मिल जाएगा जी, तो क्या करेगा आदमी, चांस लेगा ना। सर मेरा सवाल है, आपका पत्रकारिता में लंबे वक्त तक आपका अनुभव रहा है, बीजेपी में अभी कौन वो चेहरा है जिसको केंद्रीय नेतृत्व को दिल्ली में उतारना चाहिए, जो केजरीवाल को टक्कर दे? कौन चेहरा है आपके हिसाब से? अभी देखिए क्या होता है कि अभी चुनाव में समय बचा नहीं है जी। और चेहरा आप रातों रात बना नहीं सकते, आपको चेहरे को बनाना होता है। कोई चेहरा जब आप किसी के सामने प्रोजेक्ट करते हैं तो वो उस चेहरे की ब्रांडिंग करनी होती है, आपको लोगों को बताना होता है, दिल्ली की जनता को, कि यह आदमी जरूरी क्यों है, इसने क्या किया है। अब आप उठा के किसी चेहरे को नया लाएंगे, आप कहेंगे बांसुरी स्वराज को ले आते हैं, ठीक है, बांसुरी स्वराज ऑलरेडी सांसद है, ठीक है, तो आप कहेंगे स्मृति ईरानी को ले आते हैं, ठीक है। अभी चेहरे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कम नहीं है, लेकिन आपको उसको सेट करना पड़ेगा, जनता के दिमाग में वो चेहरा बैठना चाहिए ना कि ये क्यों, तो वो उस काम में फेल हो चुकी है। ये काम भारतीय जनता पार्टी को 6 महीना 8 महीना पहले कर देना चाहिए था कि एक नेता कोई प्रोजेक्ट करके एक नेता बनाया जाता दिल्ली में और केजरीवाल के बरक्स उसको खड़ा किया जाता, लेकिन उस मामले में फेल हो चुके हैं। आप ग्राउंड पर नदारद है, जिस तरह से केजरीवाल एक्टिव है, जिस तरह से केजरीवाल की टीम काम कर रही है, घर घर जा रहे हैं, संजीवनी कार्ड बांटे जा रहे हैं, महिला सम्मान योजना कार्ड बांटे जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में कैंप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक उसका नैरेटिव का काट कर रहे हैं। अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना हो, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना हो, ऑटो वाले के लिए सम्मान योजना हो, महिला सम्मान योजना हो, जो लगातार योजनाओं का वो वादा और झड़ी लगाए हुए हैं, इसका काट बीजेपी कैसे निकालेगी? बीजेपी को क्या करना चाहिए सर? एज ए पत्रकार के रूप में आप क्या राय देंगे? अभी देखिए बहुत देर हो चुकी है, ठीक है ना, नहीं अभी चुनाव घोषणा नहीं, चुनाव घोषणा नहीं हुई, देर कर दी सनम आते आते, वो है ना। अब इसका ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड सेट किया है कि मैंने कहा जी बिजली फ्री दूंगा, दी, मैंने कहा पानी फ्री दूंगा, दिया, ठीक है, मैंने कहा आपको स्कूल अच्छे बनाऊंगा, वो कहते हैं ना कि मैंने स्कूल अच्छे बना दिए, मैंने कहा स्विमिंग पूल स्कूल में दिलवाऊंगा, मैंने दिलवा दिया, मैंने मोहल्ला क्लिनिक कहे थे, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया। तो केजरीवाल ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड एक सेट किया है कि मैं जो कहता हूं जी वो करता हूं, ठीक है, जनता, दिल्ली की जनता के मन में। लेकिन बीजेपी वाले तो भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति बता रहे हैं इनको, बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर जेल में गए, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, पंजाब में आपने महिलाओं से वादा करके वहां पर पैसे नहीं दिए, तो इस प्रकार से तो आरोप बीजेपी भी तो गढ़ रही है इन पर। भारतीय जनता पार्टी देखिए, विपक्ष में कोई भी हो, चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो, अब जो कांग्रेस कल तक केजरीवाल की तारीफ करती थी, इस चुनाव में उनका विरोध कर रही है। ये राजनीतिक बयानबाजी है, कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है भ्रष्टाचारी, अदालतें तय करेगी, दुनिया देखेगी। लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन अभी भी बिहार में उनका जलवा कम थोड़ी है, ठीक है। कौन नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? अजित पवार भ्रष्टाचारी थे ना एक वक्त, लेकिन आज नहीं है, वो क्लीन चिट। मतलब आप मान रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का जलवा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल का जलवा का सवाल ये कि आज के टाइम में ग्राउंड पर आप उतरिए। मैं एज ए पत्रकार होने के नाते मेरी जो टीम ग्राउंड पर जा रही है और हम रैंडमली लोगों से पूछ रहे हैं, माहौल पलट चुका है। बिल्कुल, कल तक जो केजरीवाल के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, निश्चित तौर पर केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे, उन आरोपों के बाद थोड़ी बहुत उनके खिलाफ लोगों के मन में खटास आई थी कि यार इस व्यक्ति ने, हमने जो अपेक्षाएं पाली थी उसको थोड़ा थोड़ा, लेकिन केजरीवाल ने उस डेंट को पेंट कर दिया है, उस डेंट पर पेंट कर दिया अपनी योजनाओं से, अपनी रणनीति से। और चुनाव में यही होता है, भारत की जनता की स्मृति जो है बहुत छोटी है, बहुत जल्दी भूल जाती है भारत की जनता। 1 महीना पहले क्या हुआ भूल जाएगी। चुनाव का समय आते आते ईवीएम तक पहुंचते पहुंचते उसके जहन में क्या रहता है, क्या फिट होता है, ये महत्वपूर्ण है। अभी तक और तो उसमें केजरीवाल जो है वो आगे चल रहे हैं। अभी तक तो सर बीजेपी वाले ये भी नहीं तय कर पाए हैं कि कौन सा विधानसभा में कौन प्रत्याशी लड़ेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इनको नेता नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी को नेता नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, और खबर यह है कि केजरीवाल ने तो अपनी सीटें घोषित कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं कि भैया टिकट मिल जाए हमको। ये कहीं आज खबर पढ़ रहा था मैं किसी अखबार में कि भैया वो कांग्रेस के समर्थन में, क्योंकि कांग्रेस अच्छा कर सकती है, ये उम्मीद है बीजेपी से।
चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की कि अभी तक किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार वादों की झड़ी, दावों और ऐलानों की जो बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जिस तरीके से बीजेपी फिलहाल अभी तक मौन है, बीजेपी का आगे क्या प्लान हो सकता है, आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।